नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम राहुल है। मेरे चाचा मेरे पिता से 8 साल छोटे थे। मेरे चाचा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जो मेरी चाची हैं। शादी के वक्त चाची की उम्र लगभग 16 साल थी। चाची एक गरीब परिवार से थी, इसलिए हमारे परिवार ने उनके रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब उनका विवाह हुआ, मैं लगभग 12 साल का था। हमारा परिवार काफी अमीर था और हमारा जीवन स्तर भी उच्च था। मेरे माता पिता ने अपने मेहनत से काफी धन कमाया था और मेरे चाचा की पढ़ाई लिखाई में भी मदद की थी। मेरे चाचा पढ़ाई में बहुत होशियार थे और वे आगे चलकर एक डॉक्टर बने। फिर नौकरी के सिलसिले में वे मुंबई में बस गए। फिर चाचा चाची का एक बेटा हुआ, जिसका नाम श्याम रखा गया। श्याम के जन्म के बाद मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे एक भाई मिल गया था। हमारा परिवार बहुत सुखी था और हमारे गहरा लगाव था। मेरे माता पिता चाचा को अपने बड़े बेटे की तरह मानते थे और चाचा चाची भी उनका सम्मान करते थे। हमारे पड़ोसी राजेंद्र चाचा और कोमल चाची हमारे दूर के रिश्तेदार थे। मेरे पिता के साथ उनके भी बहुत अच्छे संबंध थे। मेरा 9th तक का पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुआ। मेरी माँ को मेरी बहुत याद आती थी, इसलिए उन्होंने जिद करके मुझे आगे की पढ़ाई गांव में करने पर राजी कर लिया। तब मेरे पिता भी मान गए। इस तरह मैं घर लौट आया और कुछ साल ऐसे ही सुख में बीते। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी लगन से किया और आगे चलकर एक लोको पायलट बना। तब तक मेरे चाचा एक बड़ी हॉस्पिटल में जनरल सर्जन वगैरह के स्पेशलिस्ट बन चुके थे। तब उन्होंने मुझे नौकरी ना करने और आगे पढ़ाई करने की सलाह दिया। तब इस तरह मैंने मुंबई के एक फेमस कॉलेज में GMAT में प्रवेश लिया। चाचा और चाची ने खुशी खुशी मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। चाची तो रो पड़ी। तब जाकर मैं उनके साथ रहने को तैयार हुआ। मैंने एक हॉस्टल में भी कमरा ले लिया, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। मैं महीने के कुछ दिन हॉस्टल में और बाकी दिन चाचा चाची के साथ बिताने लगा। मेरा चाची बहुत सुंदर थी। तब उनकी उम्र लगभग 29 साल हो गई थी, लेकिन देखने में वह अभी भी 161 साल की लगती थी। उनका पहनावा हमेशा आकर्षक होता था। मेरे और चाची के बीच करीब 5 साल का अंतर था। एक दिन जब मैं चाची के नहाने के बाद बाथरूम गया, तो वहां बकेट में उनका कुछ अंदर का सामान पड़ा था। मैंने अनजाने में उसमें हाथ डाला और कुछ देर तक ठहरा रहा। इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी यह हरकत गलत है, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद पर काबू पाने में समय लगा। कई महीनों बाद मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। इस दौरान चाचा को हॉस्पिटल की ओर से लंदन में स्पेशलिस्ट बनाकर ऑपरेशन के लिए ऑफर मिला। तब सभी खुश हुए, लेकिन चाची थोड़ी उदास थी। उन्होंने कहा कि उनकी और श्याम की पढ़ाई चल रही है। आखिरकार तय हुआ कि जब तक पढ़ाई पूरी ना हो, तब तक चाची यहीं रहेंगी और बाद में चाचा के पास जाएंगी, जब श्याम की पढ़ाई पूरी हो जाएंगी। मेरे माता पिता को भी यह फैसला पसंद आया। उन्होंने चाचा चाची के त्याग की तारीफ की। कुछ दिनों बाद चाचा लंदन चले गए और हम अपनी दिनचर्या में लग गए। अब मैं घर पर ही रहने लगा था। श्याम भी मुंबई आया और कुछ समय बाद यहाँ के ही कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। मम्मी पापा महीने में एक बार हमारा हालचाल लेने आते थे। उनके साथ हमेशा राजेंद्र चाचा और कोमल चाची होते, क्योंकि उनकी बेटी कृतिका हमारे घर के पास ही ससुराल में रहती थी। वह अक्सर हमारे घर आती थी। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब मैं उसे दीदी कहता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देखते देखते 3 साल गुजर गए। मैंने GMED करके MTech का फाइनल की परीक्षा दे दिया था और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। यह नौकरी मुझे कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मिली थी। वहीं श्याम भी किसी विदेशी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक एक दिन चाचा लंदन से वापस आ गए। उन्हें देखकर मैं और श्याम बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। वह उतने खुश नहीं दिख रहे थे। फिर रात का खाना खा खाकर हम सो गए। सुबह तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारी नींद खुली। ये किसी लड़की की आवाज थी। जब नीचे जाकर देखा तो चाची रो रही थी और चाचा के पैरों पर गिरी हुई थी। मैंने तुरंत पापा को फोन किया और उन्हें जल्दी आने को कहा। पापा ने मुझे घर पर ही रुकने को कहा
और खुद मुंबई के लिए निकल पड़े। पापा के आते ही चाचा घबरा गए। मम्मी और चाची सीधे चाचा के पास गईं। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और उन्होंने गुस्से में चाचा की ओर देखा, फिर पापा के कान में कुछ कहा। पापा तुरंत उठे और चाचा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देख हम सब चौंक गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। भाई ने चाचा को गालियां भी देना शुरू कर दिया। मैं बीच में पड़कर चाचा को बचा पाया। तभी पापा ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि चाचा ने लंदन में दूसरी शादी कर ली है और अब चाची से तलाक मांग रहे हैं। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने और पापा ने मिलकर चाचा को अच्छी तरह से पीटा। फिर चाची ने चाचा को छुड़ाया। गुस्से में मैंने चाचा को धमकी दिया, अगर तुमने इस महिला को तलाक दिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हमारे अब तक के सुखी जीवन में एक बड़ा तूफान आ गया था। हम सब हैरान और परेशान थे, लेकिन चाचा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दूसरी शादी कर चुके थे। काफी चर्चा के बाद फैसला हुआ कि चाचा अपनी सारी संपत्ति चाची के नाम करेंगे और बदले में चाची तलाक दे देंगी। राजेंद्र चाचा ने श्याम से उसका फैसला पूछा। श्याम ने कहा कि वह अपने पिता के साथ लंदन जाएगा क्योंकि उसे अपने करियर पर ध्यान देना है चाची के पास। अब रहने के लिए घर और कुछ पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी उन्हें संभालने लगी। अगले ही दिन तलाक के कागजों पर चाची ने दस्तखत कर दी। फिर चाचा श्याम को लेकर लंदन चले गए। यह सब 3 दिनों के भीतर ही खत्म हो गया। जाते जाते श्याम ने मुझसे कहा, मां का ख्याल रखना। मम्मी पापा को मानसिक झटका लगा था। उन्होंने गांव की अपनी सारी संपत्ति बेचकर पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। कहते हैं जब मुसीबतों का सिलसिला शुरू होता है तो वह सब कुछ तहस नहस कर देता है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक बार मम्मी पापा और राजेंद्र चाचा, कोमल चाची जब मुंबई आ रहे थे तो उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उनमें से कोई भी नहीं बचा। मैं तो एक बार में ही अनाथ हो गया। फिर मैंने अपने हाथों से उनके अंतिम संस्कार किए। अब मेरे कंधों पर खुद की चाची की और कृतिका की जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने मन ही मन ठान ली कि जो हो गया उसे भूलकर मुसीबतों का सामना करना है। मेरे आंसू जैसे सूख चुके थे। मैंने राजेंद्र चाचा की संपत्ति के सारे लेन देन पूरे किए और वह पैसा कृतिका को दे दिया। अब मैं भविष्य में आने वाले जीवन से लड़ने के लिए तैयार था। इन घटनाओं ने हमारे मन को उदास कर दिया, लेकिन कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। हमारे यानी मेरे और चाची के मामले में भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। चाची अब नौकरी पर जाने लगी थी और मैं भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन मैंने चाची से कहा, हमें यह शहर छोड़कर किसी और शहर में जाकर बस जाना चाहिए। चाची को यह बात सही लगी। फिर उन्होंने हामी भर दी। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे उसे उस जगह से नफरत हो जाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। काफी सोच विचार के बाद हमने श्रीनगर जाने का फैसला किया। मेरी कंपनी का ऑन फीस भी वहां था और चाची स्कूल में कर्मचारी की पोस्ट पर काम कर रही थी, इसलिए उनका हमने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और कुछ ही दिनों में हमारी बदली हो गई। जब कृतिका को यह बात पता चली तो वह थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसने हमसे कभी कभार मिलने का वादा लिया। तब हमने उसकी बात मान ली। सबसे पहले मैं श्रीनगर गया, वहां किराए का मकान लिया। कुछ दिनों बाद चाची भी आ गई। जल्द ही हम वहां बस गए। श्रीनगर एक सुंदर शहर है। वहां की आबोहवा मुंबई से भी बहुत अच्छी है। हमें यह शहर बेहद पसंद आया। शुरुआती दिनों में मेरा समय ऑन फीस का काम संभालने में बीता। धीरे धीरे हम वहां पूरी तरह से जम गए। उस साल दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। रोज की तरह मैं शाम को घर पहुंचा। देखा तो चाची उदास बैठी थी। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। यह देखकर मैं घबरा गया। मुझे पता था कि वह अपने स्कूल की एक महिला कर्मचारी की शादी में गई थी। नए साल की शुरुआत का उत्सव था। मेरी चाची के स्कूल की उस महिला कर्मचारी का दूसरे मर्जी से विवाह हुआ था। उनके पहले पति का निधन हो चुका था। शायद यही वजह थी कि चाची परेशान लगती। उन्होंने मुझे और खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि जगह बदलने से चाची को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जिंदगी में आए तूफान का दर्द अब भी उनके दिल में था। चाची की उम्र
अभी सिर्फ 30 साल थी और वह बेहद खूबसूरत थी। तब मैंने ठान लिया कि इस बार कुछ ऐसा करूंगा जिससे चाची खुश हो जाएंगी। मैंने फैसला किया कि इस बार का नया साल उनके लिए यादगार बनाऊंगा। शाम को लौटते समय मैंने विस्की की बोतल खरीदा। मैंने पहले कभी शराब नहीं पिया था, इसलिए इसे लेकर थोड़ी झिझक थी। रात के खाने के बाद मैंने स्नान किया और हॉल में गया। तब चाची सोफे पर बैठी थी और उनके पैर सामने रखी मेज पर थे। घड़ी में रात के 8 बजे रहा था। तब मैंने चाची के पास बैठते हुए कहा, चलो चाची, आज हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं उठा और विस्की की बोतल 2 गिलास और पानी लेकर आया। मैंने दोनों गिलास में शराब डाला और एक गिलास चाची को थमा लगा। वह जगते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं पीती। मैंने कहा, चाची, यहां मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना कोई खास रिश्तेदार। जो भी है आप हैं। आज मेरे लिए मना मत करो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तब चाची थोड़ी मुस्कुराई और गिलास ले लिया। मैंने चीयर्स कहा और खुशी खुशी पहला घोंट लिया। हालांकि गले में हल्का सा झटका लगा। चाची धीरे धीरे पी रही थी। मैं थोड़ा स्नैक्स भी लाया था जो हमारे खाने के साथ चल रहे थे। धीरे धीरे शराब का असर होने लगा। चाची उठी और किचन से काजू मसाला ले आई। हम बातें करते करते और न्यू ईयर के कार्यक्रम देखते देखते कब हमारा एक गिलास खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मैंने दूसरा गिलास भरकर पीना शुरू किया। वक्त बीतते बीतते माहौल भावुक होने लगा। मैंने उठकर लाइट डिम कर दिया और चाची के पास सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और उन्होंने भी मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैंने उनसे पूछा, चाची, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चलो डांस करते हैं। पहले तो चाची ने मना किया, लेकिन फिर मान गई। फिर हमने डांस करना शुरू किया। तभी घड़ी में 11:59 हो गए और नया साल शुरू हो गया। मैंने चाची के कान में कहा, हैप्पी न्यू ईयर। उन्होंने भी मुस्कुराकर यही कहा। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर था कि कहीं चाची को बुरा ना लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? चाची ने कहा, अच्छा, उस पल मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं चाची से इस तरह खुलकर बात करूंगा। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो सिर भारी था। शराब का नशा अब भी सिर पर था। चाची कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने खुद को तैयार किया और ऑन फेस चला गया। पूरे दिन मुझे अपराध जनक महसूस होता रहा। रात का हर पल याद आ रहा था। शाम को जब घर लौटा तो जानबूझकर देर से पहुंचा। चाची ने दरवाजा खोला, लेकिन मैं बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। चाची भी मेरे पीछे पीछे आ गई और बोली, तुम सुबह नाश्ता किए बिना क्यों चले गए? उनकी आवाज और बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में जाकर नहा लिया। जब बाहर निकला तो केवल तौलिया पहने था। चाची अभी मेरे कमरे में थी। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओगे नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा तो वह रोने लगी। फिर उन्होंने कहा, कुछ तो बोलो, मुझसे कोई गलती हुई है? क्या तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तब मैंने जवाब दिया, मैं कुछ कह नहीं सकता। रात जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। तब चाची तुरंत बोली, मुझे सॉरी मत कहो, मुझे आश्चर्य हुआ। और मैंने पूछा, क्या? फिर वह बोली, हाँ। तब मैं और भी चौंक गया। तभी चाची ने आंख बंद की और कहा, पहले चलो खाना खा लेते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। फिर किचन से थाली लेकर आई और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। खाते खाते मैंने फिर पूछा, कल रात जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? चाची बोली, कुछ नहीं, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया, मैं खुश हूं। फिर चाची ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। चाची ने बताया, तुम्हारे चाचा ने मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे कभी खुश नहीं किया। मैं एक बेटे की मां बनी, लेकिन उसके बाद से न जाने क्यों तुम्हारे चाचा का व्यवहार बदल गया। वह मुझसे बात करना भी बंद कर देते थे। अगर कभी मिलते तो बस अपने काम की बातें करके सो जाते। मैं उनकी पत्नी थी। मुझे उनसे कुछ चाहिए था जो अब वह दे नहीं पाते थे। मैं रात भर तड़पती रहती थी। मैं अकेली रोती रहती थी, बहुत परेशान थी। आखिरकार मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया। मैं भारतीय नारी थी, इसलिए सबसे रही। लेकिन जब तुम जवान हुए
और हमारे घर रहने आए तो मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। जब पहली बार मैंने तुम्हें बेडरूम में देखा, तब से मेरा मन डोलने लगा। मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाती थी। मैंने तुम्हारे सामने अलग अलग तरह के कपड़े पहनना शुरू किया, लेकिन तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं डरती थी। आखिर तुम मेरे जेठ के बेटे थे, लेकिन कल रात विस्की ने मुझ में वह साहस भर दिया। मैं अपनी सारी बंध से आजाद हो गई और खुद को मुक्त महसूस किया। यह कहते हुए चाची रो पड़ी। उसकी हालत देखकर मुझे भी उसकी हालत पर दया आ गई। मैंने उसे सांत्वना दी। तब चाची बोली, मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरा साथ दोगे। तब मैंने सिर हिलाकर हामी भर दिया। खाना खत्म करते ही हम दोनों बेडरूम में चले गए। चाची बोली, तुम तो बहुत ही उतावले हो गए थे। कल रात इतनी कठोरता से तो तुम्हारा चाचा भी कभी नहीं किया। तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। चाची बोली, चलो पागल कहीं के, तुम्हारी पत्नी कितनी भाग्यशाली होगी जो उसे तुम जैसे पति मिलोगे। तब मैं उनकी तारीफ सुनकर खुश हो गया। फिर चाची बोली, अब से मुझे चाची मत कहना, मुझे माया बुलाना। इस पर मैंने हामी भर दिया। फिर हम देर तक बातें करते रहे। उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने कहा, कोई नहीं है उसने। फिर पूछा, क्या तुमने किसी लड़की से पहले बात किया है? मैंने सच सच बताया। हाँ, 5-6 लड़कियों से दोस्ती रही है। तब चाची माया चकित होकर बोली, तो इसलिए तुम इतने एक्सपीरियंस हो। फिर हम दोनों हंस पड़े। इसके बाद उसने अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी और तुम्हारी पसंद एक जैसी है, शायद इसी वजह से तुम्हारे चाचा ने मुझे छोड़ दिया। फिर हमने साथ में समय बिताया और एक दूसरे को खुश रखा। दूसरे दिन सुबह हमने देर से उठने का फैसला किया। माया ने कहा, तुम अब ऑफिस क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, चलो आज फोन करके छुट्टी की बात कर लेते हैं। हमने नाश्ता किया और फिर तैयार होने लगे। तभी अचानक कृतिका का फोन आया। उसने कहा, मैं श्रीनगर आ रही हूं। तुमसे मिलने ऐसे ही दिन पर दिन गुजर रहे थे। मेरा और माया का ऑफिस जाने का सिलसिला चल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह घर पर रहकर मेरे घर का ख्याल रखने लगी थी। मैं सारी चीजें लाकर उसे खुश करता था। तभी कृतिका का फोन आया कि वह श्रीनगर आ रही है। माया ने कुछ नहीं कहा। आपको पता ही है कि कृतिका मेरी चचेरी बहन थी। वह मुझसे 3 साल बड़ी थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। वह मुंबई में हमारे घर के पास ही रहती थी। हमारे घर उसका आना जाना लगा रहता था, इसलिए माया उसे अच्छी तरह से जानती थी। कृतिका देखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल वैसी जैसे हिंदी फिल्मों की अदाकारा सनी लियोन अपनी जवानी में क्या बवाल लगती थी। पूरे गोरी मध्यम कद की, भरा पूरा शरीर, नाक थोड़ा छपी और गोल चेहरा। सच कहूं तो जब भी मैं कोई पुराना गाना या फिल्म देखता था तो मुझे कृतिका की याद आ जाती थी। कृतिका फ्लाइट से आने वाली थी। उसकी फ्लाइट सुबह की थी, इसलिए मैं जल्दी उठकर उसे लेने गया। जब मैंने उसे देखा तो वह परेशान लग रही थी। मुझे देखकर वह खुश हुई। फिर हमने टैक्सी ली और घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गया। उसने बताया कि वह अपने पति को छोड़ आई है और उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। तब मैं चौंक गया। फिर उसने बताया कि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए उसके और उसके पति के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। दोष किसका था ये पता नहीं चल रहा था। उसका पति एक बैंकर था और ससुराल वाले उसे ताने मारते रहते थे। आखिरकार उसने एक बड़े झगड़े के बाद तय कर लिया कि वह तलाक लेगी। अब उसे कहीं और जाना था और वह सीधे मेरे पास चली आई। टैक्सी में बैठते ही पायल ने कहा, क्या रे, चाची से बात करता है या नहीं? मैं यह सुनकर चौंक गया। इसका कृतिका यह था कि वह पहले से ही मानकर चल रही थी कि मैं माया से बात करता हूं। तब मैंने कृतिका की आंखों में देखा। उसकी नजरों में कुछ कृतिका ही था। उसने अचानक मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर घर पहुंचते ही कृतिका ने माया को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और माया को आंखों से इशारा किया। माया मेरी बात समझ गई। फिर मैं बाजार से चिकन लेने चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि कृतिका को चिकन बहुत पसंद है। जब मैं वापस आया
तो कृतिका नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। माया ने मुझसे कहा, जाओ तुम भी नहा लो। मैं बाथरूम में गया और नहाकर बाहर आया। अब मैं सोचने लगा कि कृतिका और माया को एक साथ कैसे संभालूं। तभी कृतिका ने माया से मजाक में कहा, क्या बात है, श्रीनगर की हवा ने आपको बिगाड़ दिया है। इस पर माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ कृतिका, अब तो श्रीनगर की हवा का मजा तो तुम्हें भी लेना चाहिए। तब उनकी बातचीत का मतलब मैं समझ गया। इसका मतलब यह था कि अब दोनों यहां रहने के लिए तैयार थी। जब मैं बाजार गया था तब कृतिका ने अपनी पूरी कहानी माया को बता दी थी। फिर दोनों एक दूसरे के दुख समझ गई थी और जल्द ही दोनों खुश भी हो गई थी। फिर खाना खाकर हम सब हॉल में बैठकर बातें करने लगे। तब कृतिका ने माया की नाइटी पहनी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी बैग भी अभी तक नहीं खोली थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बातों बातों में तलाक का मुद्दा छिड़ गया। हमें पता था कि भारत में तलाक लेने के लिए पति पत्नी को कम से कम 6 महीने तक अलग रहना जरूरी होता है। इसका मतलब था कि कृतिका अब 6 महीने हमारे साथ रहने वाली थी। थोड़ी ही देर में कृतिका बोली, मैं थक गई हूं, अब मैं थोड़ा सोती हूं, बाकी बातें रात में करेंगे। इसी दौरान मैंने माया को इशारा किया और माया समझ गई। कृतिका और माया अपने बेडरूम में सोनी चली गई। मैं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। यह मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक सीन आते थे जिनसे मुझे काफी मजा आता था। कुछ समय यूं ही गुजर गया। मैं उठा और सोचा कि अब मुझे माया से बात करनी चाहिए, साथ ही कृतिका से भी। तब मैं धीरे धीरे माया के बेडरूम की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो कृतिका माया की तरफ पीट करके सो रही थी और माया भी करवट लेकर लेटी थी। तब मैं धीरे से बेड पर उसके पास जाकर लेट गया। तब माया जागी हुई थी। तभी अचानक कृतिका ने करवट बदली और अब वह माया की तरफ मुंह करके लेट गई। मैंने सोचा कि शायद कृतिका जाग गई हो। तभी कृतिका बोली, माया चाची, मुझे भी तेरे जैसा ही चाहिए। इस पर माया ने तुरंत जवाब दिया, अरे यह देख, मेरा काम खत्म हो जाए तो तुझे भी मिल जाएगा। इसका मतलब यह था कि दोनों ने पहले से ही आपस में सारी बातें तय कर रखी थी। बाद में मुझे समझ आया कि जब मैं बाजार गया था तब माया और कृतिका ने यह प्लान बना लिया था, लेकिन को यह बात पहले ही समझ आ चुकी थी। वह थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। फिर उसने माया से कहा, तुम लोग अकेले कैसे रहते हो? माया ने जवाब दिया, अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। फिर माया बोली, चलो अब हम तीनों साथ मजे करेंगे। यह सुनकर कृतिका थोड़ा चुप हो गई, लेकिन उसे हैरानी भी हो रही थी। तभी माया उठकर चाय बनाने चली गई। शाम के 6 बजे गए थे। अब बेड पर मैं और कृतिका ही थे। कृतिका के चेहरे पर हल्की सी झिझक और सवाल साफ झलक रहे थे। उसने धीमे से मेरी तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। माहौल में अजीब सी गर्मी थी। माया किचन में थी और मैं बेड पर कृतिका के पास बैठा था। क्या सोच रही हो? मैंने उसकी झिझक तोड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ये सब। वह अधूरी बात कहकर चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे वह मुझसे कुछ पूछना चाहती हो लेकिन कहने से डर रही थी। फिर मैंने उसकी कलाई हल्के से थाम लिया। फिर बोला, तुम्हें कुछ डरने की जरूरत नहीं है कृतिका। जो भी तुम्हारे मन में है खुलकर कहो। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं समझोगे, मैं क्या झेल कर यहां तक आई हूं। सब कुछ खो दिया है। अब बस डरती हूं कि कहीं यहां भी सब टूट ना जाए। मैं उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से कहा, कृतिका, जिंदगी नए मौके देती है। शायद हम दोनों का मिलना भी उसी का हिस्सा है। यहां तुम अकेली नहीं हो, मैं और माया तुम्हारे साथ है। इतने में माया कमरे में चाय लेकर आ गई। उसने कृतिका की आंखों में आंसू देखे और तुरंत समझ गई। फिर माया ने हंसते हुए कहा, अरे यह क्या रोना धोना लगा रखा है तुम दोनों ने। मैं समझ रही थी कि यहाँ प्यार की बारिश हो रही होगी। जहां प्यार की बातें होनी चाहिए वहां रोबराही हो। कहते हुए माया ने चाय की ट्रे रखी और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर उसने पे का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो कृतिका, यहां तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। यह घर तुम्हारा भी है, हम तुम्हारे अपने हैं। जो भी तुम चाहती हो वह पूरा होगा। बस अब खुद पर भरोसा रखना सीखो। तब कृतिका ने मुस्कुराने की थोड़ी कोशिश की। माया ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, और हां, प्यार व्यार के मामले में अगर कोई गड़बड़ करोगी तो मुझे बता देना। मैं हूं ना सब संभालने के लिए।
इस पर कृतिका और मैं हम दोनों हंस पड़े। उस पल मुझे एहसास हुआ कि माया में सिर्फ मेरी पत्नी होने की काबिलियत नहीं थी, बल्कि वह इस घर की ताकत भी थी। शाम तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माया ने डिनर पर पूरा रोमांटिक सेटअप किया। मोमबत्तियां, हल्की म्यूजिक और रोशनी का खेल। डिनर के दौरान हम तीनों के बीच कई हल्की फुल्की बातें हुई। रात के अंत में जब कृतिका अपने कमरे में जाने लगी, तब मैंने उसे रोका। कृतिका, एक बात याद रखना, यह तुम्हारी नई शुरुआत है, यहां से तुम्हें सिर्फ खुशी मिलेगी। तब उसने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यकीन करना सीखना होगा। उस रात हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें माया, मैं और कृतिका, हम तीनों ने मिलकर जिंदगी को नए सिरे से समझने की कोशिश किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।